हेलो दोस्तों। आज से हम शुरू करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। इसकी मैं समरी दूंगा चैप्टर वाइज वीडियो बनाकर। और ये बुक काफ़ी डीप है, इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी मॉडर्न कंपाइलेशन है साइकोलॉजी पे, ह्यूमन साइकोलॉजी पे। तो ये फर्स्ट टाइम मैं इसकी अपना भी इसमें जोड़ूंगा, जो मेरी समझ है वो जोड़ूंगा चैप्टर वाइज, और एक एक चैप्टर की समरी या एक्सप्लेनेशन दूंगा। इसके बाद आप अगर इसे पढ़ो या फिर ऑडियो बुक सुनो तो आपको और काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। मैंने इसके मेन काफ़ी सारे चैप्टर्स में पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं, उस हिसाब से मैं देता जाऊंगा। तो ये समरी समझ लो। मोस्टली यूट्यूब पे जो अपलोडेड है वो एआई से बनी हुई एआई स्लॉप वीडियोस हैं, इसकी अच्छी नहीं है। तो ये मेरा एक वो रहेगा, खुद का इंटरप्रिटेशन इस पे। तो इसके कंटेंट्स देख लेते हैं पहले। इसमें काफ़ी सारे चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर है लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। ये बताते हैं कि हम सब में इरेशनल सेल्फ है एक, वो ही मेन काम करता है। दूसरा लॉ ऑफ नार्सिसिज्म, टर्न सेल्फ लव इनटू एम्पैथी। तीसरा लॉ ऑफ रोल प्लेइंग, सी थ्रू पीपल्स मास्क। चौथा लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर, यह डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल्स कैरेक्टर। पांचवा लॉ ऑफ कवेटसनेस, इसमें बिकम एन इल्यूसिव ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। छठा है लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस, इसमें है एलिवेट योर पर्सपेक्टिव। सातवां लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस, सॉफ्टन्स पीपल रेजिस्टेंस बाय कंफर्मिंग देयर सेल्फ ओपिनियन। फिर है लॉ ऑफ सेल्फ सेबोटाज, चेंज योर सर्कमस्टांसेस बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड। नाइन्थ है लॉ ऑफ रिप्रेशन, कन्फ्रंट योर डार्क साइड्स। टेंथ है लॉ ऑफ एनवी, बिवेयर द फ्रेजाइल ईगो। 11th है नो योर लिमिट्स, यह है लॉ ऑफ ग्रेंडियोसिटी। 12th है लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी, रिकनेक्ट टू मैस्कुलाइन और फेमिनाइन विद इन यू। 13th है लॉ ऑफ एमलेसनेस, यह है एडवांस विद अ सेंस ऑफ पर्पस। 14th है लॉ ऑफ कन्फर्मिटी, रिजिस्ट द डाउनवर्ड पुल ऑफ द ग्रुप। ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो नीशे ने भी बोला था ना, हर्ड से ओवरवेल्म न हो जाने के लिए इंडिविजुअल को हमेशा स्ट्रगल करना पड़ेगा, रेजिस्ट करना पड़ेगा। मोस्ट लोग तो जानते भी नहीं है कि उनकी इंडिविजुअलिटी किस हद तक उन्होंने ख़त्म कर लिया, और हर्ड के हिसाब से वो कितना ज़्यादा सोचते हैं। ये हमारी बायोलॉजी है, हम अनकॉन्शियसली ही हर्ड को कॉपी करने या उनमें फिट इन करने की कोशिश करते हैं। 15वां है लॉ ऑफ फिकलनेस, मेक देम वांट टू फॉलो यू। 16वां है लॉ ऑफ एग्रेशन, सी द हॉस्टिलिटी बिहाइंड फ्रेंडली फसाड। 17वां है लॉ ऑफ जनरेशनल मायोपिया, सीज द हिस्टोरिकल मोमेंट। 18वां है लॉ ऑफ डिनायल डेथ डिनायल, मेडिटेट ऑन योर कॉमन मॉर्टैलिटी। सो ये 18 लॉज रॉबर्ट ग्रीन ने बताए हैं ह्यूमन नेचर के। ठीक है, हम हर चैप्टर पे अलग वीडियो बनाएंगे। ये इंट्रोडक्शन पे, और जो इंट्रोडक्शन जिस आर्थर शोपनहार के कोट से इन्होंने शुरू करा है, मेरे हिसाब से इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ही वो है। सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ही ये है। इसे पढ़ते हैं। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी स्पेशल ट्रेट ऑफ मीननेस और स्टुपिडिटी, you must be careful not to let it annoy or distress you, but to look upon it merely as an addition to your knowledge, a new fact to be considered in studying the character of humanity. Your attitude towards it will be that of a mineralogist who stumbles upon a very characteristic specimen of a mineral. पॉइंट ये है कि जो भी ह्यूमन नेचर है, आप उसको पर्सनली मत लो, आप उसको इस तरह मत लो और उसमें गुस्सा या हर्ट ये सब मत हो। आपके खिलाफ कोई अटपटे तरीके से मीन हो रहा है या बदतमीज़ हो रहा है या कैसे भी हो रहा है, ठीक है, तो वो उसको आप पर्सनली मत लो। मेरे को पता है ये थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि फर्स्ट इंस्टेंट यही होती है, बट वो आप पे नहीं कर रहा है। मोस्ट पीपल जो बिहेव कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि उनकी जो बहुत पुरानी हिस्ट्री है, उनके पास्ट एक्सपीरियंस है, उसके फ़िल्टर से वो आपको देख रहे हैं इस तरह हो रहा है। जैसे कि कोई, मान लो आप रिलेशनशिप में हो, ये बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो आपसे काफ़ी मीन हो रहा है कोई, या हो रही है, तो समझ लो कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो आपको ऐसे पर्सनली नहीं लेना है, आपको ऐसे इंटरेस्ट की तरह। देखो, ऑलमोस्ट एक मिनरोलॉजिस्ट जो से एक पत्थर मिलता है या एक, मान लो आप रिलेशनशिप में हो, ये बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो आपसे काफ़ी मीन हो रहा है कोई, या हो रही है, तो समझ लो कि आपको ये जानने की समझने की ज़रूरत है कि वो आपको ऐसे पर्सनली नहीं लेना है, आपको ऐसे इंटरेस्ट की तरह देखो। ऑलमोस्ट एक मिनरोलॉजिस्ट जो से एक
जियोलॉजिस्ट या कोई भी एनिमल का रिसर्चर जो एक जानवर को स्टडी करता है, उसके बिहेवियर को क्यूरियस होके पर्सनली ना लेकर, क्योंकि वो जानवर ही है, मोस्ट लोग जानवर ही हैं, उससे ज़्यादा अलग नहीं। तो इस तरह देखो कि है ना, वो जैसे मोस्ट लोग, जैसे कि क्या होता है, मान लो एक लड़की है, उसने काफ़ी सारे जवानी में बैड बॉयज़ टाइप को डेट करा, जो भी करा, और फिर उसके बाद उन्होंने उसे हर्ट करा, डैमेज करके फेंक दिया। अब वो आगे जाके किसी ढंग के आदमी से भी मिलेगी, अननेसेसरली मीन हो रही है वो उससे, या फिर उसको हर्ट करने की कोशिश कर रही है। तो आपको ये जानना चाहिए कि वो पर्सनल नहीं है, वो ये है कि वो अपने पास्ट पे रिएक्ट कर रही है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे की हर बात को एक्सेप्ट कर लो। पॉइंट ये है ना, इसका इंट्रोडक्शन में जो पॉइंट है वो आपको समझना चाहिए कि ह्यूमन बिहेवियर को बहुत इंटेलिजेंट या एज अ पर्सनली लेना बंद करो। उसे ऐसे ही देखो कि जानवर को इम्पर्सनल होके एक डिस्टेंस से जानवर को स्टडी कर रहे हो इस तरह। ठीक। तो आगे देखते हैं। हाँ, तो इसी तरीके से अब खुद को भी देखो। ठीक है, तो जो आपके काफ़ी ट्रबलिंग इमोशन हैं, जो आपको बिहेवियर को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, और आपके बिहेवियर, आपके विशेस के भी अगेंस्ट, आप उन्हें समझने की कोशिश करो। ठीक है, कि जैसे कि क्या आपको पता है, आप किसी चीज़ को चाह रहे हो, आपको कोई गाड़ी अच्छी लग रही है या आपको कोई इंसान बहुत अच्छा लग रहा है, सही में वो आपकी ऑथेंटिक डिज़ायर है वाकई में, या फिर कहीं इसलिए तो नहीं है कि दूसरे भी चाह रहे हैं? ये बस एक एग्जांपल है। ठीक है, क्योंकि डिज़ायर्स आर नॉट ऑथेंटिक और डिज़ायर्स आर नॉट और डिज़ायर्स, इसे तो बहुत पुरानी बात है, फिलोसोफर्स भी जानते आए हैं। और आप आचार्य प्रशांत का भी वीडियो सर्च करोगे कि डिज़ायर्स आर नॉट योर्स। तो इस तरह अपने बिहेवियर को भी देखना चालू करो। मोस्ट लोग तो अपने आप को बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी एक रैशनल और ठीक ठाक इंसान मान के ही रखते हैं, बट ये जान, क्योंकि वो ईगो ले नहीं पाते कि वो कितना पथेटिक और स्टूपिड हम खुद भी हैं दूसरों की तरह। ठीक है, तो इसको भी आप जानना चालू करो। वॉट इफ़ वी कुड अंडरस्टैंड वाई वी आर सो कंपेल्ड टू डिज़ायर वॉट अदर पीपल हैव, और टू आइडेंटिफाई सो स्ट्रांगली विद अ ग्रुप दैट वी फील कंटेम्प्ट फॉर those who are on the outside. What if we could find out what causes us to lie about what we are and inadvertently push people away? ठीक है, तो क्यों हमें ग्रुप में घुसने की इतनी इच्छा है? ठीक है, या फिर कई लोग जिसे हम पसंद नहीं करते फिर भी उनके ग्रुप में हमारे रहने की क्यों इच्छा है? ठीक है, अपने अंदर की ये सब बातें जानने की कोशिश करो। ठीक है, कई लोगों को ये डर लगता है कि हम ये मानने में कि हम जो हैं हमेशा कंट्रोल में नहीं हैं अपने, ये लोगों को मानना पसंद नहीं है, बट ये फ्राइटनिंग लगता है, लेकिन ये रियलिटी है। हम ऐसी फोर्सेस के सब्जेक्ट हैं अपने बहुत पुरानी प्री हिस्टोरिक इवोल्यूशनरी बेस्ड टेंडेंसीज, हमारे बहुत हिस्ट्री में पड़ी हुई अनकॉन्शियस डिज़ायर्स और उनकी वृत्तियाँ, उनकी टेंडेंसीज, उन जो हमारे पर्सनल इमेज में फिट नहीं होती, इसलिए ईगो उन्हें मानता नहीं है, हमारा जो रैशनल कॉन्शियस माइंड है उसे मानता नहीं है, बट हम उसके गुलाम हैं, वो हमें पीछे से कंट्रोल करती है। ये मोस्ट लोग मान नहीं पाते। ठीक है, तो आपको अब अपना ईगो कम करके ये सब देखना पड़ेगा, ये सब मानना चाहिए, ये किताब ये सिखाती है। We are subject to forces from deep within us that derive our behaviors and operate below the level of our awareness. ठीक है, आप जो कई चीज़ें करते हो वो ऐसे फोर्सेस की वजह से जो आपकी अवेयरनेस में नहीं है, वो डीप विदिन आपके अनकॉन्शियस से निकल के आ रही है। ये किताब हमें सिखा रही है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, look at our anger. For instance, we usually identify an individual or group as the cause of this emotion. But if we were honest and dug down deeper, we would see that what often trigger our anger or frustration has deeper roots. It could be something in our childhood or some particular set of circumstances that triggers the emotion. We can discern distinct patterns if we look when this or that happens when we feel angry. But in the moment that we feel anger, we are not reflective or rational. We merely write the emotion and point finger. ठीक है, तो जैसे कि एंगर जब हमें आता है तो हमें लग जाएगा कि ये इस इंसान की वजह से हम गुस्सा है, ये इंसान या फिर ये ग्रुप हमें गुस्सा कर रहा है ही ऐसा इसलिए। बट हम कभी नहीं समझ पाते कि एंगर के पीछे कुछ और छुपे हुए
पुराने कारण, फ्रस्ट्रेशन, ऐसे सब हो सकते हैं। जैसे इस किताब में आगे आएगा कि हम ऐसे इमोशंस सामने दिखाते हैं जो हमारे को पैलेटेबल हो मानना। जैसे एनवी है, हमें मान लो किसी इंसान से एनवी है, वो हैंडसम है या वो अमीर है या जो भी है, बट एनवी ऐसा इमोशन है जो हम नहीं मानना चाहते कि हम एनवी करते हैं। तो वो इमोशन अपने आप को एंगर में प्रस्तुत करेगा, क्योंकि एंगर फिर भी हम कंफर्टेबल, हम बोलेंगे अनोइंग है, ये बहुत उड़ता है, ये बहुत ज़्यादा ब्रैग करता है, तो हम उसे इस तरह एंगर की तरह प्रस्तुत करेंगे। बट वो छुपा हुआ इमोशन उसमें एनवी है, बट एनवी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हम एनवियस हैं इन जनरल। तो वो और ज़्यादा ऐसे इमोशंस के बेसिस पे हमें सामने आता है, जैसे जो दिखाता हो कि हम दूसरे इमोशंस जो फिर भी हमारे उसमें है, उस तरह से हम माना जाता है। ठीक है, और इसमें आगे फिर ये भी बात रखी है, टू दिस डे वी ह्यूमंस रिमेन हाईली ससेप्टिबल टू द मूड्स एंड इमोशंस ऑफ दोज अराउंड अस, कंपेलिंग ऑल काइंड्स ऑफ बिहेवियर ऑन आवर पार्ट, अनकॉन्शियसली इमिटेटिंग अदर्स, wanting what they have, getting swept up in viral feelings of anger or outrage. We imagine we are acting out of our own free will, unaware of how deeply our susceptibility to emotions of others in the group is affecting what we do and how we respond. ठीक है, हम बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल हैं दूसरों के मूड्स और इमोशंस से। ठीक है, जिस वजह से हम बहुत अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। जैसे ही ऊपर बताया था, अनकॉन्शियसली हम दूसरों को इमिटेट कर रहे हैं, दूसरों का लिंगो हम उठा लेते हैं, क्या चीज़ फैशन या क्या स्टाइल है, क्या कूल होना है, ये हम उठा लेते हैं। दूसरे क्या होने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो हम उठाते हैं। जो गाड़ी हम, इसी का एक उदाहरण देख लो कि कबीर सिंह के बाद से बुलेट कितनी चल गई है, तो वही हम भी एक, मतलब हम एक हर्ड में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह जो कोई चीज़ें वायरल होती है, कोई एंगर या मतलब ऐसे फीलिंग्स, तो उसमें हम आउटरेज, कैंसल कल्चर, उसमें भी हम एकदम हो जाते हैं। आगे एक रूल भी आएगा कि हमें अपनी ऑथेंटिसिटी बना के रखनी है, हमें ग्रुप के अंदर खो नहीं जाना है। ठीक है, हमें ग्रुप का या हर्ड का या भीड़ का जो अपने ऊपर रेजिस्ट इम्पैक्ट है, उसे रेजिस्ट करना है। हमको लगता है, ये पहली बात तो इसमें ये बार बार बताने की कोशिश है कि हमको लगता है हम फ्री विल से काम कर रहे हैं, हम बहुत रैशनल हैं। ये थोड़ा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करो, अपने अपने आप पे इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो। बेसिक जो ह्यूमन टेंडेंसीज है, लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर जो दूसरे पे अप्लाई होते हैं, वो हम पे भी होते हैं, ये बात आप जानो। ठीक है, और ये बात जानो कि किस डीप तरीके से हम ससेप्टिबल हैं दूसरों के इमोशन से, और ये किस हद तक हमें अफेक्ट कर रहा है कि क्या हम करते हैं, क्या हम रिस्पॉन्ड करते हैं। इसका एक पॉइंट है कि we can add to this primitive qualities or need to wear mask and to disguise any behavior that is frowned upon by the tribe, leading to formation of a shadow personality from all dark desires we have repressed. ठीक, तो हम हमेशा सोसाइटी में मास्क पहन के रखते हैं, आप भी और बाकी सब भी। और जो मॉडर्न कल्चर की मेन चीज़ें हैं, उसको जो फ्राउन अपॉन करता है, उसको आप छुपाते हो अपने अंदर। ठीक है, और जो नहीं है उनको आप दिखाते हो। मतलब जो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रिसर्च आई थी, ये मैं इससे अलग बता रहा हूँ, उसमें था कि लोग अक्सर, उस रिसर्च में आया था कि जितने पर्सनली उनके लिबरल व्यूज़ हैं, उससे कई ज़्यादा वो वर्ल्ड में अपने आप को लिबरल, ओपन माइंडेड या वोक शो करते हैं। अब ये क्यों? क्योंकि मॉडर्न टाइम्स में फेमिनिज्म, लिबरलिज्म, वोक होना, ये सब ट्रेंड में है। तो लोग इस अपने आप को भीड़ का हिस्सा बताने के लिए, वो ग्रुप से अलग न जाने के लिए, क्रिटिसिज्म न झेलने के लिए, आउटकास्ट न होने के लिए, वो एक मास्क वेयर कर रहे हैं, जो वो असली में सोचते हैं उससे अलग दिखा रहे हैं। ठीक है, ये है। तो हमारे एंसेस्टर्स ने इस शेडो को हमेशा समझा था। जो कार्ल यूंग की साइकोलॉजी है, जो अपना छुपा हुआ हिस्सा जो हम छुपा के रखते हैं, कई बार जानते हैं, कई बार अनकॉन्शियस होता है, हम जानते भी नहीं, उसे शेडो बोलते हैं। ठीक है, और इसको इन्होंने जब एंशियंट टाइम्स में जो हमारे एंसेस्टर थे, वो इसे स्पिरिट्स या डीमंस, इसके अंदर भूत आ गया, ऐसे नाम दे देते थे। ठीक है,
वी रिलाई ऑन डिफरेंट मेट समथिंग केम ओवर मी। आज के टाइम में हम बोलते हैं पता नहीं मैं कंट्रोल से खो गया था या ज़्यादा बोल गया था या ऐसा ऐसा बोल गया था, बट सच बात तो ये है कि आपका गुस्सा चढ़ के बोला ये बात सही नहीं है। पॉइंट ये है कि वो बात हमेशा से आपके अंदर थी, बस गुस्से या जो भी इमोशन है उसके थ्रू या उसके बहाने के थ्रू आपका जो मास्क, जो तमीज़ का मास्क आप सोसाइटी में पहनते हो वो फट गया और उसके अंदर से वो निकल आया। ये है। तो इस यही है कि आपको जो है प्राइमल करंट या शैडो या फोर्स जो हमारे अंदर है, जो कॉन्श उसे एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लेवल पे लाना है, उसके लिए हमें कॉन्शियस होना है, तो हमें उसे रिएक्ट करना है। ठीक है, उसे हमें जानना है। ये अब अक्सर तो ऐसा ही होता है, हम उनसे कंट्रोल्ड होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। तो अब इसमें यही आगे बताया है इन्होंने कि हमारे प्रिमिटिव नेचर और एनिमल रूट्स के जितने भी साइंस हैं वो हमें डिस्ट्रेसिंग लगते हैं, हम मानना ही नहीं चाहते उसे। हम हमेशा अपने आप को बहुत रैशनल और लिबरल फॉरवर्ड थिंकिंग और ये सब दिखाना चाहते हैं, बट ऐसा है नहीं। आपको उसे सामने लाना है, दुनिया के सामने नहीं, आपको उसको खुद को अवेयर होना है। ये अब इसमें आगे इन्होंने यही बताया कितने सारे साइकोलॉजिस्ट फिलोसोफर, जॉन बॉल्बी, कार्ल युंग, और फिर हिस्टोरिकल बायोग्राफीज और बायो बायोलॉजिस्ट, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट, और फिर लिटरेचर लिखने वाले महान राइटर, इन सब के थ्रू रॉबर्ट ग्रीन ने उससे इंसाइट्स उठाई है और ये लॉज बनाए हैं। ठीक है, चलो मैं एक और बात बता दूं, इस बुक को आप इस तरह मत यूज़ करना कि आप दूसरों को देख के समझते रहो कि कितने बेवकूफ़ हैं, ये मैं इनको जान रहा हूँ, इनको जान रहा हूँ। वो तो एक पार्ट है ही, बट मेन इम्पोर्टेंट जिसके लिए आपको अपना ईगो थोड़ा कम करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें जो एम्बैरेसिंग चीज़ें जो आगे इसमें आती हैं, वो आपको ये मानना पड़ेगा वो आपके भी अंदर है। तो उसको सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू भी इस बुक को पढ़ना बहुत, ये सब पैटर्न आप ध्यान से देखोगे तो आपके अंदर भी मिलेंगे, और फिर आपको इनसे ऊपर उठने का और रैशनल और इंटेलिजेंट और ट्रांसेंडेंटेंट होने का मौका मिलेगा। ठीक है, और फिर जैसे मैंने अंडरलाइन कर रखा, यू माइट बी टेम्पटेड टू इमेजिन दैट दिस नॉलेज इज़ अ बिट ओल्ड फैशन। आपको लगेगा ये सब तो ओल्ड फैशन बातें हैं, पुराने ज़माने की, बी एज यू आर, ये न वो, बट ये सब सच नहीं है। ह्यूमन नेचर जो है, ह्यूमन एनिमल है, वो तो वही है जो बहुत पहले था। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी भी आप पढ़ो तो लिटरली जो चिंपांजीज और जानवरों एनिमल किंगडम में जो मेटिंग बिहेवियर्स और वो सब होते हैं, हायरार्की बिहेवियर्स, वो अभी तक ह्यूमन सोसाइटी में होता है। तो टेक्नोलॉजी आने से जो बेस हमारी बायोलॉजी है वो थोड़ी बदल जाती है, तो वो आप जान के रखो। ठीक है, तो फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि ये लॉस किस तरह काम आएंगे। उसके लिए वो मैंने सब इंटर सबसे पहले, लॉज विल वर्क टू ट्रांसफॉर्म यू इनटू काल्मर एंड मोर स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वर ऑफ पीपल, हेल्पिंग टू फ्री यू फ्रॉम द ऑल द इमोशनल ड्रामा दैट नीडलेसली ड्रेन्स यू। तो इमोशनल ड्रामा, लफड़े पचड़े, इन सब में हम कितनी एनर्जी और टाइम व्यर्थ करते हैं। अब इसमें आपको एक इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वर बनने की मदद मिलेगी। आप इम्पर्सनल, इसे एक मेरी भाषा में देखो तो एक गेम की तरह देख रहे हो। जैसे कि आप कोई गेम खेल रहे हो, वाइस सिटी, GTA या कोई भी, तो उसमें आप जो कैरेक्टर हैं उनके, वीडियो गेम के कैरेक्टर, उनके बिहेवियर को पर्सनली लेते हो, आपको गुस्सा आता है, आपको हर्ट होता है, नहीं, आप बस उनको इम्पर्सनल ऑब्जर्व करते हो, जैसे कोई एनिमल्स की डॉक्यूमेंट्री है, वैसे ही आप ह्यूमन नेचर के बारे में भी बनो। ये किताब सिखा रही है। The laws will help you avoid falling into this trap by revealing that people are generally dealing with emotions and issues that have deep roots. They are experiencing some desires and disappointment that predate you by years and decades. तो ये आप जानो कि कोई कैसा बिहेव कर रहा है, उसमें आपका ही पूरा वो नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों कि वो आपको इतना पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत पीछे से उसका बिहेवियर आ रहा है, कोई हर्ट, कोई कुछ कुछ तो रहा है, और उस वजह से आप बस उसके
पाथ में आ गए एक पर्टिकुलर मोमेंट में और उनके एंगर या फ्रस्ट्रेशन का एक कन्वीनियंट टारगेट बन गए। ठीक है, मान लो एक है कोई बदतमीज़ जो बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा है और आप पे पिक ऑन कर रहा है, ग्रुप में आपकी उड़ाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, तो उसमें वो आपकी मतलब ये इसका मतलब ये नहीं आप सहते रहो, बट आपको ये जानना है कि वो बंदा उसके कोई पास्ट इश्यूज़ या मेंटल इश्यूज़ से डील कर रहा है। वो उसके अंदर कोई लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम है या उसको अपने आप को बड़ा दिखाना है, उसके बहुत अनकॉन्शियस उसके रीजंस होंगे जो उसको भी याद नहीं है कि बचपन में उसे अटेंशन नहीं मिली, या उसके अंदर अटेंशन पाने की इच्छा है, या वो अपने आप को कम समझता है क्योंकि मोस्ट इनसिक्योर पीपल ही दूसरे पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये वजह है। तो इससे आप जान के आपको उस पर गुस्सा नहीं आएगा, आपका ईगो हर्ट नहीं होगा, आप रैशनली समझ पाओगे कि कोई क्यों कर रहा है। उसके बाद आपको जैसे डील करना है वो आपकी समझदारी के हिसाब से करो। ठीक है, इन मोस्ट केसेस पीपल आर नॉट रिलेटिंग टू यू एज एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो इस बात से आपको हर्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि किस आपसे एज एन इंडिविजुअल लोग रिलेट कर ही नहीं रहे। ठीक, मैं इसको अंडरलाइन ही कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि आपको पता ही नहीं है, जैसे भारत में जातिवाद है। ठीक है, और मान लो किसी इंसान को एक फ्रस्ट्रेशन है रिजर्वेशन, ये मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ खुद के बनाए हुए, रिजर्वेशन को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, और वो और मान लो आप ओबीसी या एससी या एसटी हो। ठीक है, और तो एक इंसान आपसे अननेसेसरीली मीन हुए जा रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्यों, बट क्योंकि आपको लगेगा मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं, कुछ नहीं किया, बट आपको एज ए इंडिविजुअल वो रिलेट नहीं कर रहा है। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन का एक सोर्स जो है, एक ग्रुप रिजर्वेशन लेने वाले, वो उनका एक ग्रुप का आपको प्रतिनिधि देख रहा है और उस पर वो कर रहा है। तो इस बात में आपको पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं वापस से बता रहा हूँ, इन सब का बात का ये मतलब नहीं है कि किसी की कोई भी बदतमीज़ी को बर्दाश्त करते जाना। मैं इस चीज़ का पॉइंट ये है कि एक इमोशनल टर्मोइल और इन सब में पूरे टाइम घुसे रहना, रिएक्ट करते रहना, अपनी एनर्जी गिराते रहना, वो नहीं करना है। ये किताब सिखा रही है। इसमें आपको थोड़ा तो डीप सोचना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा इस सब किताब में। ये किताब है ऐसी, इतनी इजी नहीं है ये। मोस्ट लोगों का जैसा अटेंशन स्पैन और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है आजकल, उसके हिसाब से कई बातें जो इस किताब में लिखी हैं फर्स्ट इंस्टांस में ही लोग रिजेक्ट कर लेंगे, उनका दिमाग इस लेवल का सोच ही नहीं सकता। बट आप थोड़ा चांस दीजिए इसको। तो ये जो बात ऊपर बोली, ये बात पे आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, इस बात से तो आपको लिबरेटेड फील करना चाहिए। ठीक है, दिस बुक विल टीच यू टू स्टॉप टेकिंग पर्सनली देयर इंसिनुएटिंग कमेंट्स शो ऑफ कोल्डनेस और मोमेंट्स ऑफ इरिटेशन। तो इस वजह से आप पर्सनली लेना बंद करोगे उनका इंसिनुएटिंग कमेंट्स को। ठीक है, जितनी डिटेल में मैं बना रहा हूँ इसके वीडियोस, उतने डिटेल में एक्सप्लेन्ड इस बुक के शायद ही कहीं मिलेंगे। तो आप ध्यान से देखो, उसके बाद आप समझो, क्योंकि ये बुक बड़ी है और इसको डाइजेस्ट करने में कई रीडिंग लगी, बट जितना अच्छा नॉलेज साइकोलॉजी का, जितना ओवरऑल नॉलेज और इजी वे में जिस इस बुक में दिया हुआ है, वो आपको सालों की साइकोलॉजी पढ़ने में समझ आएगा। तो हाईली रिकमेंडेड है, बुक पढ़ी जानी चाहिए। Second, the laws will make you a master interpreter of the cues that people continually emit, giving you a much greater ability to judge their character. फर्स्ट वही कि लोग जो बोल रहे हैं, जो वो दिखा रहे हैं, वो है नहीं। एवरीबडी इज़ वेयरिंग अ मास्क, लेकिन कई सारे क्यूज़ और उनकी चीज़ें उनके बिहेवियर में से लीक करती जाती हैं। तो आप उसके इंटरप्रेटर बन पाओगे। ठीक है, लोगों को समझ पाओगे और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा उनका कैरेक्टर जज करने की तरीका। फर्स्ट इम्प्रेशंस डिसेप्टिव हो सकते हैं, ये भी आप जान पाओगे। You will think in terms of opposites. When people overtly display some traits such as confidence or hypermasculinity, they are most often concealing contrary reality. या तो अक्सर ये आप जानो कि अक्सर जब कोई इंसान बहुत बढ़ चढ़ के कोई ट्रेट खुद पे दिखा रहा है,
तो अक्सर एक कॉन्ट्रेरी रियलिटी है जिसको वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। या तो इंसान बहुत अपने आप को माचो हाइपर मैस्कुलिन दिखा रहा है, तो अंदर से वो वैसा नहीं है, अंदर से इनसिक्योर डरा हो सकता है। कोई ऊपर से बढ़ चढ़ के हो सकता है अपने आप को प्रोग्रेसिव या दिखा रहा है, तो अंदर से वो वैसा नहीं हो सकता, वो पुराने सोच का हो सकता है। या कोई अपने आप को बहुत बढ़ चढ़ के ट्रेडिशनल या मॉरल दिखा रहा है, तो अंदर से वो काफ़ी लूज कैरेक्टर हो सकता है। ये सब चीज़ें हो सकती। पीपल अपना शेडो डिस्गाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्ल यूंग ने जो शेडो को बताया था वो कॉन्सेप्ट की बात हो रही है यहाँ पे, उसको थोड़ा पढ़ लेना जाके। इफ पीपल टेक एन एक्शन दैट सीम्स आउट ऑफ कैरेक्टर, you will take note. What often appears out of character is actually more of their true character. If people essentially are lazy or foolish, they leave cues to this in smallest of details that you can pick up well before their behavior harms you. तो इन जनरली किसी ने कोई चीज़ कर दी जो बहुत आउट ऑफ कैरेक्टर है, कोई गुस्से में आके ऐसी ऐसी वाहियात बातें बोल गया जो आपको लगा इसने आज के ऐसा कैसे बोल दिया, आज इसने ऐसी हरकत कैसे कर दी। ऑफन जो आपको लग रहा है जो चीज़ आउट ऑफ कैरेक्टर है वो ही उनका ट्रू कैरेक्टर है। या मान लो किसी ने नशे में कोई बात बोली और आपको इमेजिन आप लग रहा है अरे ये तो नशे में था तो ऐसा बोल दिया, बाकी ऐसा है नहीं। मोस्ट ऑफन ये है कि बहुत गुस्से के मोमेंट में या बहुत स्ट्रेस के मोमेंट में या नशे में इंसान का ट्रू कैरेक्टर निकल के आ जाता है, क्योंकि तब उसके अंदर एनर्जी नहीं होती या वो अवेयरनेस नहीं होती कि वो जो अपना मास्क सोसाइटी में पहन रखा है उसे मेंटेन कर पाए। तब अंदर की असली बातें निकल के आ जाती है। तो आप ये लोग मान के मत चलो जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है या जैसे लोग दिखा रहे हैं लोग वैसा ही है, लोग अंदर से अलग है। ठीक है। Third, the laws will empower you to take and outthink the toxic types who inevitably cross your path and who tend to cause long-term emotional damage. ठीक है, तो उनको आउटथिंक कर पाओगे। तो इससे क्या, यू विल scoff at their cover stories and elaborate explanation for their selfish behavior. Your ability to stay calm will infuriate them and often push them into overreaching and making a mistake. Instead of being weighed down by these encounters, you might even come to appreciate them as a chance to hone your skills. ठीक है, तो उनकी जो कवर स्टोरीज हैं या जिन्होंने वाहियात हरकत करी है उसके लिए जो वो बहाने बना रहे हैं उस पर आप हंस पाओगे। ठीक है, आप जब काम रह पाओगे ना, जब कोई दूसरा आपको इन्फीरिएट करने की कोशिश कर रहा है और आप काम रह जाते हो, ठीक है, तो उससे दूसरा और ट्रिगर होता है और पुश होता है, इससे वो और ओवर रिएक्ट करता है और बड़ी गलती करता है, आपके फंदे में और अच्छा फंसता है वो। ठीक है, तो इन इनकाउंटर से आप वेट डाउन होने की बजाय अपने उसको अप्रिशिएट करोगे, एक मस्त गेम की तरह, एक अच्छे मौके की तरह देखोगे कि अपने स्किल्स को कैसे होन कर सकते हो। Fourth, laws will teach you the true levers of motivating and influencing people, making your path in life that much easier. Normally, when we meet resistance to our ideas or plans, we cannot help trying to directly change people's mind by arguing, lecturing, or cajoling them, all of which makes them more defensive. The laws will teach you that people are naturally stubborn and resistant to influence. You must begin any attempt by lowering their resistance and never inadvertently feeding their defensive tendencies. ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये बताया गया है कि किसी को मोटिवेट करना या इन्फ्लुएंस करना उसके जो तरीके हैं वो आप थोड़ा समझने लगोगे। नॉर्मली हमें किसी को कोई बात समझानी होती है, कोई कंडक्ट बदलना होता है, समझाना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको लेक्चर देना चालू कर देंगे, प्रीचिंग चालू कर देंगे, ज्ञान बांटना चालू कर देंगे, या फिर चाटुकारिता करना, सेल्समैन की तरह उसको कजोल करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो इससे सामने वाले के डिफेंस मैकेनिज्म और खड़े हो जाते हैं। लोगों को आप ये मानो कि उन्हें अक्सर दूसरे की बात मानना नहीं पसंद है। लोगों को ये अच्छा लगता है कि वो खुद को ही एक अब ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट खुद की सोच पे चलने वाली सत्ता मानना चाहते हैं। तो आपको उनके डिफेंस मैकेनिज्म को और ट्रिगर नहीं कर देना है। अगर आप किसी बात पे आपको उन्हें इन्फ्लुएंस करना है तो उनके जो डिफेंसिवनेस है उसके गार्ड्स को आपको डाउन करना है। ठीक है, तो आपको अगर किसी को कोई चीज़ मनवानी है तो उन्हीं के सेल्फ इंटरेस्ट के टर्म में बात करो और उन्हीं के सेल्फ इस तरह दिखाओ कि तो उन्हीं का ओपिनियन है जो इनको वैलिडेट कर रहा है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देखूं वीगन्स का, मोस्टली मैं देखता हूँ वो इतना आर्ग्यू करते हैं स्ट्रीट्स पे जा जाके, बट उसमें क्या होता है, बात तो जो उनकी पॉइंट है वो सही है ही, लेकिन बात क्या होती है कि दूसरे का ईगो बीच में आ जाता है और वो कभी नहीं मानना चाहेगा कि ये दूसरे वाला एक ह्यूमन जो एवरेज ह्यूमन है, जो उसी के लेवल की मेंटल एक्यूमेन रखता है, वो उसे कोई ज्ञान दे रहा है और उससे उसकी लाइफ वो चेंज हो रही है, वो ये मानना नहीं चाहेंगे, वो डिफेंसिव हो जाते हैं। इसलिए आपको लोगों की डिफेंसिव टेंडेंसीज को डाउन करना है। Understanding the permeability of emotions, you will learn that most effective means of influence is to alter your moods and attitude. People are responding to your energy and demeanor even more than your words. जो आप शब्द बोलते हो वो उतने मायने नहीं रखते, पीपल ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं आपके डिमीनर पे। ठीक है, सिर्फ आप शब्दों से खुद को कॉन्फिडेंट बता रहे हो, मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे डर नहीं, उससे नहीं फ़र्क पड़ता। लोग आपके डिमीनर में, लोगों को कॉन्फिडेंस दिखता है, फियरलेसनेस दिखती है, वो उससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, you will get rid of any defensiveness on your part. Instant feeling relaxed and genuinely interested in other person will have a positive and hypnotic effect. ठीक है, आप रिलैक्स फील कर रहे हो और जेन्युइनली इंटरेस्ट ले रहे हो दूसरे पर्सन में, दिखा रहे हो, तो उसका हिप्नोटिक इफेक्ट होता है। फिफ्थ क्या है, लॉज विल मेक यू रियलाइज हाउ डीपली द फोर्सेस ऑफ ह्यूमन नेचर ऑपरेट विद इन यू, गिविंग यू पावर टू अल्टर योर ओन नेगेटिव पैटर्न्स। ये तो ऊपर ही बताया था कि लॉज आपको रियलाइज कर रहे हैं कि यही सारे रियलाइज करना चाहिए कि यही सारी जो बातें हम, जो ह्यूमन नेचर के लॉज हम पढ़ रहे हैं, वो आपको इससे समझ आ पाए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और इस सब से, कि किस डीपली तरीके से आपको भी रूल कर रहे हैं और आपके बिहेवियर पैटर्न को चला रहे हैं। तो इससे आपकी सेल्फ अवेयरनेस और बढ़ेगी और अपने जो नेगेटिव पैटर्न है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पैटर्न हैं, उनको आप खुद अल्टर कर पाओगे। ठीक है, हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट यही होता है कि अरे मैं दूसरों को देख रहा हूँ कितने बेवकूफ़ हैं, ये देख रहा हूँ, तो आप इससे ये समझो। ठीक है, तो इसका लास्ट पैराग्राफ बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट, मैं इसे अंडरलाइन कर लेता हूँ। You will also become humbler, realizing you are not superior to others in the way you had imagined. This will not make you feel guilty or weighed down by your self-awareness, but quite the opposite. You will accept yourself as complete individual, embracing the both good and the bad, dropping your falsified self-image as a saint. You will feel relieved of your hypocrisies and free to be more yourself. People will draw to this quality in you. ठीक है, तो आप और दूसरों से अपने आप को सुपीरियर समझना बंद करोगे, अपनी हिपोक्रेसी से रिलीव हो जाओगे और अपने ज़्यादा अपना खुद ऑथेंटिक सेल्फ में जी सकोगे। ठीक है, और तो इससे क्या होगा, पीपल और ज़्यादा आपके तरफ ड्रॉन होंगे इस क्वालिटी से। सिक्स्थ, लॉज विल ट्रांसफॉर्म यू इनटू मोर empathic individual, creating deeper and more satisfying bond with people around you. ठीक है, तो इससे आप क्या करो, दूसरे को सीधे ही नीच, हमारी क्या होता है, कोई भी हमसे अलग हो उसको सीधे ही या तो शैलो या नीच या ईविल सीधे ही हम मान लेते हैं। ठीक है, उसके हमको, क्योंकि ये भारी पड़ता है ना दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू अज्यूम करना, ये समझना। तो इससे ये बुक आपको ट्रेन करेगी कि आप दूसरे के व्यू पॉइंट को अज्यूम कर पाओ एज बेस्ट एज यू कैन। ठीक है, तो इससे आपका लोगों से और अच्छे सेटिस्फाइंग बॉन्ड हो पाएंगे। You will need a degree of humility in this process. You can never know exactly what people are thinking and can easily make mistakes. So you must not rush to judgments but keep yourself open to learning more. People are more complex than you imagine. Your goal is to simply see their point of view better. As you go through this process, it becomes like a muscle that gets stronger more you exercise it. Cultivating such empathy will have innumerable benefits. We are all self absorbed, locked into our own worlds. It is a therapeutic and liberating experience to be drawn outside ourselves into world of another. It is what attracts us to film or any form of fictions, entering in minds and perspectives of people so different from ourselves. तो
ये भी एक थेरेप्यूटिक और लिबरेटिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम हमेशा सेल्फ अब्जॉर्ब होते हैं अपनी प्रॉब्लम, अपनी सोच और अपनी दुनिया में। तो अगर आप दूसरे के दिमाग में घुसोगे, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से समझ पाओगे, तो आप ये एक फ्रीडम फील करोगे। यही फ्रीडम, यही एक लाइटनेस, अपने आप से फ्री होने की लाइटनेस के लिए तो हम मूवीज़ देखते हैं, फिक्शन देखते हैं, ताकि हम दूसरे पर्सन की ज़िंदगी में, उनके माइंड्स में, उनके पर्सपेक्टिव में घुस पाए। ठीक है। Finally, laws will alter you how you see your own potential, making you aware of a higher ideal self within you that you will want to bring out. इन लॉस से आप जान पाओगे कि आपके अंदर आपके इमोशनल रिएक्टिव सेल्फ के अलावा एक ऑटोनोमस सेल्फ के अलावा एक हायर सेल्फ भी है, जो रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है, जिससे जो जो रैशनली सोच सकता है। ठीक है। जो चूज़ कर सकता है अपना बिहेवियर, रेदर देन जस्ट बी अ रिएक्शन रिएक्टिंग मशीन टू अदर्स ओपिनियन। ठीक है। ठीक है। आपको जानना पड़ेगा कि आपका जो लोअर सेल्फ है वो आपको इमीडिएट प्लेजर्स उठवाता है, डिस्ट्रैक्शन उठवाता है, लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ लेवाता है। ये इंड्यूस करता है आपको अडॉप्ट करने में कि क्या अदर पीपल सोच रहे हैं, और आपको ग्रुप में लूज़ करने के लिए, क्योंकि वो लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ है ना। तो इससे आप लर्न कर पाओगे कि ऐसा एटीट्यूड फोर्ज करना जो एक्सपेंसिव है, फियरलेस है। आपके पास प्रोपेंसिटी होगी कि आप ये जान पाओगे कि आपकी प्रोपेंसिटी है खुद की सेल्फ वर्थ कंटिन्यूसली दूसरों से कंपेयर करने की, और आप इससे फ्री हो पाओगे। ठीक। लास्ट में इसने एंड करा है एंटन शेकव के कोट से, मैन विल ओनली बिकम बेटर व्हेन यू मेक हिम सी व्हाट ही इज़ लाइक। तो अपने आप को जान पाओ, आप समझ पाओ कि आप कैसे हो, इससे ही आप बेटर हो पाओगे। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। आगे हम जर्नी चालू करने वाले हैं, जिसमें हम हर रोज़ इसका एक चैप्टर कवर करेंगे। इसको मैंने अच्छे से बैकग्राउंड दे दिया ताकि आप इस किताब को समझ पाओ। इसको, इन जो मेरे लेक्चर्स या एक्सप्लेनेशन सुनने के साथ, मैं रिकमेंड करूँगा ये बुक आप पढ़ो, और ताकि इसके बाद पढ़ना आसान हो जाएगा, या फिर एटलीस्ट ऑडियो बुक सुनो। ठीक है। और इसमें एक बात मैं अपनी और जोड़ दूं कि आप ये बुक पढ़ रहे हैं ह्यूमन नेचर को समझने के लिए, क्योंकि ये ज़रूरी है, और बट इसको ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस के लिए पढ़ो। और दूसरी बात, मैं कभी नहीं मानता इसकी बुक्स को पढ़ते हुए ऐसा फील ना आ जाए कि आपको दूसरों को सेड्यूस करना है, या वॉटेवर इन्फ्लुएंस करना है, या अपने को पसंद करवाना है। इसलिए मोस्ट केसेस में तो मैं यही मानता हूँ कि लोग आपसे दूर हैं वही ज़्यादा अच्छा है, सॉलिट्यूड लाइफ, क्योंकि मोस्ट लोग टॉक्सिक होते हैं और वो आप पे बैड, मीडियोकर और बैड इन्फ्लुएंस ही डालते हैं। इसको आप सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ रहो। ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई गोल नहीं बता रहे हैं कि आपको एक सोशल बटरफ्लाई बनना है, या बहुत ये एकदम पार्टी की जान या सबके पसंद वाला होना बनना है। मोस्टली तो आपको आना चाहिए कि कैसे आपको अकेला चलना है। एकला चलो, अकेला चलने का दम होना चाहिए। ठीक है। बट ये बुक उस गोल में आपको हेल्प करनी चाहिए। इस तरह देखो आप इस बुक को, आपको ये समझना चाहिए कि किस तरह दूसरे आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और आपको सेबोटाज कर रहे हैं, या खुद आपका भी एक माइंड है जो इमोशनल सेल्फ है, आपको सेबोटाज कर रहा है। आपको उससे ऊपर उठना है। ठीक है। तो ये मैंने काफ़ी समझा दिया। थैंक यू इतना अगर आपने सुना यहाँ तक। तो अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर, रोज़ एक एक चैप्टर हम करेंगे।